हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर अकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ इंडियन पॉलिटी का नेक्स्ट पार्ट लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जो छात्र एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस, और यही क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। ये चार ऑप्शंस हैं, आप सही आंसर बताने की कोशिश करिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अनिवार्य अर्जन निरसित, और अनुच्छेद 12 इसमें राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आगे है, कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में शामिल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लोक नियोजन में अवसर की समता। ये मौलिक अधिकार अनुच्छेद 16 से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समता शामिल है, जबकि उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 और अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 व विधि के समक्ष समता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि सशक्त बल के किसी अधिकारी को उसके महिला होने के कारण पदोन्नति से वंचित किया गया है, तो इस स्थिति में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, समानता के अधिकार का उल्लंघन होता है यदि किसी सशक्त बल के किसी अधिकारी को उसके महिला होने की वजह से उसके पदोन्नति से वंचित किया जाता है। तो किसी सशक्त बल के अधिकारी को उसके महिला होने के कारण पदोन्नति से वंचित किया जाता है, तो उस स्थिति में समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। समानता के अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अगला क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों के हनन वायलेशंस के मामले में भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय में सीधे याचिका दायर की जा सकती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में इसके तहत भारत के उच्च न्यायालय में सीधे याचिका दायर की जा सकती है। अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह एक मौलिक अधिकार है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का डैश मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 23। आर्टिकल 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से नहीं निर्वासित करेगी। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने या खाद्यान्न में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक रोजगार संलग्न नहीं किया जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में यह प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खादान में या खतरनाक रोजगार में संलग्न नहीं किया जाएगा। बच्चों को ऐसी सुरक्षा और देखभाल का अधिकार होगा जो उसके कल्याण के लिए आवश्यक है। अतः अनुच्छेद 24 मानव के शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच माता पिता या अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहिए। यह कब शिक्षा के अधिकार कानून का हिस्सा बन गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 2009 में। शिक्षा का अधिकार संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया, जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए उपबंध करेगा। इस अधिकार को व्यावहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया। 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ। भारत के संविधान में मूल अधिकारों के डैश के तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 15। आर्टिकल 15 है, ये धर्म, नस्ल, जाति या जेंडर या प्लेस बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन का निषेध करता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के भाग डैश में निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो भाग तीसरा संबंधित है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। संविधान के भाग 3 में निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 एवं 19(1) के च को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत कानूनी या विधिक अधिकार के रूप में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो सेम क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते हैं और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है। ये अधिकार सभी भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, जैसे सभी भारत के लोग भारतीय नागरिक के रूप में शांति के साथ समान रूप से जीवन यापन कर सकते हैं। इन मौलिक अधिकारों को संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में मौलिक अधिकारों के अध्याय में एक नया अनुच्छेद डैश शामिल करके जोड़ा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 21A। आर्टिकल 21A था जो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में मौलिक अधिकारों के अध्याय में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था। छियासीवें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2002 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों के अध्याय में अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया। इस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्राप्त होना एक मौलिक अधिकार निर्धारित किया गया। साथ ही इसी संविधान संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 के तहत इसे राज्य का दायित्व व अनुच्छेद 51A में नागरिकों के लिए 11वां मूल कर्तव्य बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार का हिस्सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस मूल अधिकार का हिस्सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण आर्टिकल 21 स्वतंत्रता के अधिकार में मूल अधिकार का हिस्सा है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 15 डैश से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, समानता का अधिकार। ये अनुच्छेद 15 से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 समानता के अधिकार से संबंधित है। समानता के अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 व अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है, जो इस प्रकार है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का उल्लेख। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, प्रजाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता की समाप्ति का प्रावधान। अनुच्छेद 18 उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया था, जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के मूल अधिकार से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 2002। वर्ष 2002 में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया था, जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के मूल अधिकार से संबंधित अधिनियम है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? ये इसके ऑप्शंस हैं, बताइए कौन सा सही जवाब होगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये है। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान, नहीं ये नहीं है, ठीक है। इसमें निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान ये नहीं है। संभाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये है। समानता का अधिकार, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक के अंतर्गत आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, संभाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 तथा समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए, समानता के अधिकार को मौलिक अधिकार में है, स्वतंत्रता का अधिकार भी है, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार भी है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। संविधान के भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। मूल रूप से संविधान ने 7 मूल अधिकार प्रदान किए थे। कौन कौन से थे? लेकिन फिलहाल में कितने? 6। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32।
हालांकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया है और अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत रखकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। अतः स्पष्ट है कि संभाषण का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। सामान्य तौर पर उद्देशिका या प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, परंतु भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा, जो कि एक मूल अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इसे किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा? धार्मिक का? नहीं, धार्मिक का तो नहीं होगा। आगे देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है इसमें। स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी नहीं होगा। समानता, ये हो जाना चाहिए ऑप्शन डी, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। यदि लोगों को एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इसे सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो अनुच्छेद 29 से 30 के तहत आता है, इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 3 में। भारत के संविधान के भाग 3 के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 विवरण शामिल है। मौलिक अधिकार अर्थात भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार करके हिरासत में लिया जाता है, इसकी गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर उक्त गिरफ्तारी के डैश घंटों की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार करके हिरासत में लिया गया है को गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर उस गिरफ्तारी के 24 घंटों की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 2009 में। संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 में पारित हुआ तथा 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू कर दिया गया। भारत में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21A में दिया गया है। यह व्यवस्था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई है। इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के मौलिक अधिकार के रूप में अंगीकृत किया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार अमेरिका देश के संविधान से प्रेरित था। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन यापन हेतु मौलिक एवं अनिवार्य होने के कारण संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके उसे अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार घोषित किया गया है। भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार नहीं है, इसे हटा दिया गया है। भारतीय संविधान का भाग 3 किस विषय से संबंधित है? मौलिक अधिकार से। भारत में कारखाने में रोजगार प्राप्त करने की अनुमत आयु कितनी है? इसका सही जवाब हो जाएगा 14 वर्ष। भारत में कारखाने में रोजगार प्राप्त करने की अनुमत आयु 14 वर्ष है। भारतीय संविधान के मूल अधिकार अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। संविधान के भाग 3 जो मौलिक अधिकार से संबंधित है, इसके आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार तथा निजी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत निजता या गोपनीयता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है। अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया। गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किस एक का अभिन्न हिस्सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मौलिक अधिकार। गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से मौलिक अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों को बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग तीसरा। भाग तीसरा यह राज्यों को बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 15 के तीसरे के अनुसार राज्य को स्त्रियों, बालकों के लिए विशेष उपबंध की शक्ति देता है। अनुच्छेद 15 के 4 के अनुसार राज्य को अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए विशेष उपबंध की शक्ति देता है। अगला है कि मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के डैश से अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 से 35। अनुच्छेद मूलभूत अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। इनका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, निजता का अधिकार। ये भारतीय नागरिक का मूल अधिकार नहीं था। भारतीय नागरिक को निजता का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं था। वर्ष 2017 में 9 जजों वाली सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। पीठ ने कहा कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया जीने का अधिकार और व्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, देश की रक्षा का अधिकार। ये एक मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी जीने का अधिकार, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार ये सभी मौलिक अधिकार हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश की रक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह एक मौलिक कर्तव्य है। जबकि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 और समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 एक मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है? ये 4 ऑप्शंस हैं, बताइए कौन सा सही जवाब होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी,
व्यवसाय का अधिकार, ये मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये चार ऑप्शंस हैं, बताइए इनमें से कौन सा होगा सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हम आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है, हेबियस कॉर्पस का क्या मतलब है कि आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ शरीर लेकर आओ या बंदी को न्यायालय के सामने पेश किया जाए। इस रिट के द्वारा न्यायालय कारावास में रखे गए या बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित करा सकता है और उस व्यक्ति के निरुद्ध यानी बंदी बनाए जाने के कारणों की जांच कर सकता है। यदि निरुद्ध यानी बंदी बनाए जाने का कोई विधिक औचित्य नहीं है तो उस व्यक्ति को स्वतंत्र कर दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय का अनुच्छेद 32 के तहत उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। परमादेश रिट क्या होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी सरकारी निकाय से उसके कर्तव्यों का पालन कराना, ये होता है परमादेश रिट। परमादेश रिट न्यायालय द्वारा उस समय जारी किया जाता है जब कोई लोक अधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन से इनकार करे और जिसके लिए कोई अन्य विधिक उपचार, कोई कानूनी रास्ता न हो, प्राप्त न हो। इस रिट के द्वारा किसी लोक पद के अधिक प्राधिकारी को यह भी आदेश दिया जा सकता है कि वह उससे सौंपे गए कर्तव्य का पालन सुनिश्चित करे। भारत में सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 226 के तहत विशेषाधिकार संबंधी रिट जारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उस रिट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। बताइए इस प्रश्न का क्या है सही जवाब। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान के तहत प्रत्येक नागरिक मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत क्रम से उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। इसमें से पहला है हैबियस कॉर्पस, दूसरा मैंडेमस, तीसरा प्रोहिबिशन, चौथा सेरिटोरी, चौथा है क्यू वारंटो। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। अगला है, चार मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 भारत के नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं। अन्य तीनों मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, जिसका उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित कराना तथा भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 46 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा जनता के अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों तथा सामाजिक न्याय के संवर्धन हेतु प्रावधान है। भारतीय संविधान में कार्य की न्याय संगत एवं मनोवांछित दशाएं तथा प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने के उपबंध को डैश के रूप में शामिल किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में कार्य की न्याय संगत एवं मनोवांछित दशाएं तथा प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने के उपबंध को राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 42 में यह उपबंध किया गया है कि राज्य कार्य की न्याय संगत एवं मनोवांछित दशाएं तथा प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। यह समाजवादी प्रकृति का एक सिद्धांत है और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से लोगों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को प्राप्त करने के लिए समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का डैश अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। यह घोषणा करता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करेगा। इसके लिए निम्न प्रयास भी करेगा: राष्ट्रों के साथ न्यायसंगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के लिए सम्मान को बढ़ावा देना, मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधानों से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 49। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 49 है जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधानों से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों के विषय में विस्तार से दिया गया है। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 49 में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण को बढ़ावा देगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधानों को डैश कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के भाग 4 में 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। इनको अंग्रेजी में कहते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये नीति निर्देशक तत्व सरकार को राज्य संचालन के लिए दिए गए मूलभूत निर्देश हैं। जहां मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है, वहीं निर्देशक तत्वों का राज्यों के शासन संचालन में मूलभूत तत्व होने के बावजूद इसमें किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। मतलब सिंपल भाषा में जो मौलिक अधिकार होते हैं ये न्यायालय में बाध्य योग्य होते हैं। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट की बात कर रहा हूँ मैं। और वहीं फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 44।
अनुच्छेद 44 का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना है। संविधान के भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 44, ऑप्शन सी। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता से संबंधित प्रावधान किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। एनी बेसेंट भी आयरलैंड से थी। संविधान के अनुच्छेद जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक को प्रतिस्थापित करता है में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के डीपीएसपी में से एक को निहित करता है जो यह निर्धारित करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए एक कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 40 यह निर्धारित करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। अगला क्वेश्चन है कि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 4 में, ऑप्शन ए सॉरी है ना, भाग 4। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में 36 से 51 तक किया गया है। आर्टिकल में, आर्टिकल 36 से 51 तक। संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन तत्वों का अनोखी विशेषता वाला बताया है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को डॉक्टर बी आर अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता कहा जाता है। भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? तो क्या है इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये संविधान के चौथे अध्याय से संबंधित हैं। भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित निम्न में से कौन सी नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा निर्देशित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भवन निर्माण संबंधी उपनियमों की तैयारी। ग्राम पंचायतों का संवर्धन, समान नागरिक संहिता, मादक पेय के सेवन का प्रतिषेध, ये सभी हैं, लेकिन भवन निर्माण संबंधी उपनियमों की तैयारी ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं है। दिए गए विकल्प में से भवन निर्माण संबंधी उपनियमों की तैयारी राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा निर्देशित नहीं है, जबकि ग्राम पंचायतों का संवर्धन अनुच्छेद 40 तथा समान नागरिक संहिता का अनुच्छेद 44 में और मादक पेय के सेवन का प्रतिषेध अनुच्छेद 47 में, वहीं इन्हीं सब के राज्य डीपीएसपी में निर्देशित हैं। ये सब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है।
संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्वों का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इनका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। नीति निर्देशक के तत्व अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्वों का उल्लेख है। मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से बिल ऑफ राइट से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का भाग नहीं था। इसे सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी 1976 की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किए गए थे। इनकी संख्या 11 है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। प्रस्तावनाओं को सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के डैश में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही जवाब है भाग 4। भाग 4 में संविधान के भाग 4 में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख है। भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता समान सिविल संहिता का वर्णन किया गया है। समान नागरिक संहिता अथवा समान आचार संहिता का अर्थ एक धर्मनिरपेक्ष कानून होता है। दूसरे शब्दों में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग सिविल कानून न होना ही समान नागरिक संहिता की मूल भावना है। हालांकि इस तरह का कानून अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं किया जा चुका है। गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यह लागू है। समान सिविल संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 44 में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डीपीएसपी में। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। राज्य की नीतियों के निर्देशित सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सच नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, करेक्ट। ये न्यायालय में ये अपने आप प्रवर्तनीय होते हैं। कौन? और इन्हें कार्यान्वित करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती है, डीपीएसपी। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं। अनुच्छेद 37 के अनुसार ये तत्व किसी न्यायालय में लागू नहीं करवाए जा सकते। यह तत्व वैधानिक न होकर राजनीतिक स्वरूप रखते हैं। ये मात्र राज्य के लिए ऐसे सामान्य निर्देश हैं जिसके अनुसार राज्य कुछ ऐसे कार्य करे जो राज्य की जनता के लिए लाभदायक हो। इन्हीं नीतियों का पालन कार्यपालिका की नीति तथा विधायिका की विधियों से हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।